कल दिन भर ये खबर सुर्खियों में रही कि इजरायल ने अपना बदला पूरा कर लिया है। 7 अक्टूबर को जो हमास के जरिए इजरायल में बड़ी तबाही मचाई गई, नरसंहार हुआ, उसका बदला इजरायल ने ले लिया है सिनवार की हत्या के बाद। लेकिन अब सवाल ये, ईरान क्या इसका बदला लेने की तैयारी कर रहा है? यानी कि वार पलटवार के इस खेल में अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई दे रही है। इस बीच बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आप जानिए। यहाँ बाइडेन ने ईरान पर हमले के संकेत दे दिए हैं। सिनवार की हत्या के बाद में यह आशंका बनी हुई है और पत्रकार अब जिस तरीके से सवाल कर रहे थे उसी का जवाब दिया। बाइडेन ने ईरान पर हमले के संकेत दिए हैं। पत्रकारों ने हमले को लेकर कुछ सवाल किए थे, जिसके जवाब में बाइडेन ने ये बात कहा कि सब पता है लेकिन ब्यौरा हम नहीं देंगे। हमें पता है कि इजरायल कब जवाबी हमला करेगा, यानी इजरायल यहीं नहीं रुकेगा। और ऐसा इजरायल की तरफ से कहा भी गया। आईडीएफ चीफ की तरफ से बताया गया था कि हमने 7 अक्टूबर का बदला तो पूरा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये युद्ध रुकने वाला है या थमने वाला है। हमें पता है कि इजरायल कब हमला करेगा, ये जो बाइडेन की तरफ से साफ कर दिया गया। लेकिन ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम सभी बातों का जवाब देंगे या सभी बातों पर हम खुलकर बात करेंगे या कोई ब्यौरा देंगे। बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मिल रहा है। जो बाइडेन इजरायल को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, बेंजामिन नेतन्याहू को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और इन सब के बीच ही मिडिल ईस्ट में अमेरिकी तैनाती भी हो गई है। अब कैसे और कहां ये तैनाती हो गई है, कैसे इजरायल का साथ दिया जा रहा है, ये आप जानिए। तुर्की जहां पर इजमिर एयरबेस पर ये तैनाती है। सीरिया जहां पर 900 अमेरिकी सैनिक तैनात किए गए हैं किसी भी सिचुएशन से निपटने के लिए। कतर जहां पर अल उदीद एयरबेस पर यह तैनाती, यहां पर संख्या लगातार बढ़ती हुई। बहरीन जहां पर नौसेना सहायता केंद्र बनाया गया है और यहां हर तरफ हर दिशा में नजर रखी जा रही है। कुवैत जहां पर कैंप लगाया गया है आरिफ जान का। इराक जहां पर असद एयरबेस पर ये पूरी तैयारी है। अल हरीर एयरबेस पर तैयारी है। यूएई जहां पर अल धफरा एयरबेस पर ये तैनाती आपको अमेरिका की तरफ से दिख जाएगी। ओमान जहां पर फुमिट एयरबेस पर ये तैयारी इजरायल का साथ देने की और युद्ध में निपटने की। जॉर्डन जहां पर मूव वफाक में भी ये तैयारी आपको नजर आएगी और ये तैयारी अलग अलग तरीके से इसलिए हो रही है ताकि इजरायल का साथ सपोर्ट दे सके अमेरिका। और अमेरिका और जो बाइडेन लगातार खुलकर साथ दे रहे हैं। जॉर्डन जहां मूव वफाक सोल्टी एयरबेस है जहां पर ये तैयारी नजर आ रही है। और इन सब के बीच ही ईरान को भी बड़े हमले की आशंका यहां बनी हुई है। ईरान ने इजरायल को फिर से धमकी दे दी है। इन्हीं आशंकाओं के बीच में ईरान ने कहा है कि हमारा पलटवार जो है वो और भी ज्यादा भयंकर होगा, हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ईरान ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की धमकी इजरायल को दे रहा हो। ईरान लगातार धमका रहा है। उधर हिजबुल्लाह ने जो धमकी दी है उन्हें पूरा करके दिखाया भी है। हालांकि ईरान ने भी रह रहकर इजरायल पर कुछ अटैक्स किए हैं। अब ईरान ये कह रहा है कि हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। और जानते हैं ये कब हो रहा है? जब हमास चीफ हानिया मारा गया, जब हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया और अब सिनवार के भी मारे जाने की खबर है। और सिनवार मुख्य मास्टरमाइंड था 7 अक्टूबर को हुई इस घटना का, यानी कि इजरायल पर हुए अटैक का। अब ऐसे में ईरान को बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है ईरान की तरफ से। और ईरान ने इजरायल को इस बीच धमकी भी दे दी है, हमारा पलटवार और ज्यादा भयंकर होगा। लेकिन क्या वाकई होगा? ईरान कह रहा है हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अब कौन किसके साथ है, किसकी ताकत बढ़ गई है, किसकी ताकत घटती हुई नजर आ रही है, ये आप जानिए एक एक करके। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजरायल है। कुछ देश ईरान के सपोर्ट में है तो कुछ इजरायल के सपोर्ट में है। ईरान के सपोर्ट में यहाँ पर रूस है, लेबनान है, फिलिस्तीन है जो खुलकर साथ दे रहे हैं। यमन, सीरिया और तुर्की का नाम भी ईरान के साथ में ही आता है। लेकिन उधर दूसरी तरफ इजरायल की ताकत बढ़ाते हुए ये मुख्य देश नजर आते हैं, जिसमें अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप के ज्यादातर देश हैं जो कि यहाँ सपोर्ट सीधे तौर पर इजरायल का करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कुछ बड़ी ताकतें, बड़ी शक्तियां इजरायल के साथ नजर आती हैं तो कुछ देशों का सपोर्ट ईरान के साथ में नजर आता है। और ईरान और इजरायल के बीच में ये जो टकराव है ये लगातार वैश्विक स्तर पर टेंशन कई देशों की बढ़ा रहा है। और ये टकराव लगातार बढ़ता हुआ इन सभी देशों के सपोर्ट के बाद में अब ये स्थिति तीसरे विश्व युद्ध की आहट को दिखाती है, बताती है। और तबाही बर्बादी जो अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली है वो और ज्यादा खौफ पैदा करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युद्ध में सैनिक मारे जाते हैं या आतंकी लड़ाके मारे जाते हैं, इसमें आम लोगों की भी
बड़ी संख्या में मौत हुई है, ये हमने देखा है। ईरान वर्सेस इजराइल, यानी कि ईरान और इजराइल की इस टक्कर में अलग अलग तरह के लॉजिक भी हैं, लेकिन किसकी ताकत ज्यादा है ये भी आपको जानना जरूरी है। मिलिट्री पावर किसकी है, किसके सैनिक ज्यादा हैं। इजराइल की संख्या यहाँ पर क्या है, इजराइल जहाँ पर 2 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है, ईरान के पास 88,000 करोड़ का है। इजराइल के पास 13 से 70 टैंक्स हैं, ईरान के पास 1996 है। इजराइल के पास 64 जहाज हैं, तो यहाँ 101 है ईरान के पास में जहाज। एयरक्राफ्ट 612 इजराइल के पास हैं, तो 551 है ईरान के पास। यहाँ आपको कभी कोई ज्यादा कभी कोई कम दिखेगा। इजराइल जहाँ पर 67,000 सैनिक है और यहाँ ईरान के पास ये संख्या कहीं ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा ये संख्या नजर आती है, 1,10,000 के आसपास, और ये 1,18,000 के आसपास। और ये संख्या आपको कभी ईरान का पलड़ा भारी दिखाएगी तो कभी इजराइल की ताकत को ज्यादा बड़ा दिखाएगी। लेकिन यहाँ जो युद्ध है वो साइकोलॉजिकली भी लड़ा जा रहा है और साथ ही साथ पहले आसमान से यानी कि हवाई हमलों के साथ लड़ा जा रहा था। अब जब से ग्राउंड पर सेना उतरी है तब से ये युद्ध और ज्यादा भीषण हो गया है। गाजा में बड़ी तबाही सेना के जमीन पर जाने की यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन के बाद में बढ़ी है, और यही पिछले कुछ दिन में लेबनान में भी इजराइल ने शुरू कर दिया है। यानी कि ये जो भीषण टक्कर है ये और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है और ज़्यादा जोरदार होने वाली है, और इसीलिए दुनिया के कई देश अब चिंता में आ गए हैं। ये वो देश भी हैं जो युद्ध कभी चाहते नहीं, युद्ध का सपोर्ट करते नहीं, लेकिन ये टक्कर अलग अलग तरीके से बाकी देशों को प्रभावित कर रही है। इस सिचुएशन पर बात करेंगे, युद्ध के इन हालात पर बात करेंगे। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व अधिकारी हैं भारतीय नौसेना के। बहुत स्वागत सर आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आपका भी मेजर शाह बहुत स्वागत मेरे साथ में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं भूषण दीवान सर आपका रुख करना चाहूँगी। जिस तरह की सिचुएशन अभी है, देखिए पहले हो रहे थे हवाई हमले, चाहे वो गाजा की बात करूँ, लेबनान बेरूत की बात करूँ, पहले हवाई हमले जिसमें जहां तहां रॉकेट मिसाइल दागे जाते हैं, एयर स्ट्राइक होती है, लेकिन जब ग्राउंड पर ऑपरेशन हो जाए तो और ज़्यादा भीषण होता है। ये गाजा में हमने हज़ारों लोगों की मौत के बाद देख लिया। अब लेबनान में भी यही तैयारी है और ईरान ये कह रहा है कि हमले का जवाब ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा। आपने अच्छा समराइज किया जिस टाइप से पूरी वार की स्थिति, कहाँ का बेसिस तैयारी है अमेरिका की, इजराइल की, बहुत अच्छा समराइज किया। पर मैं इसे कहना चाहता हूं, अभी 2 हफ्ते हैं, ये 2 हफ्ते का विंडो है, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, तो कुछ होना है तो ये 5-2 हफ्ते के अंदर हो सकता है, होने की तैयारी पूरी आसार है। पर दूसरी बात ये है कि तबाही तो बिल्कुल बराबर होगी। ये भी देखिए, अगर इजराइल के फाइटर जेट्स ने आके अटैक करना ईरान पे, तो वो 1000 किलोमीटर उनको आना पड़ता है, वो भी फॉरेन टेरिटरी के ऊपर से, या तो सीरिया इराक के थ्रू आए या वो सऊदी अरेबिया के थ्रू आए, तो कौन अलाउ करेगा। और अगर वो रेड सी के थ्रू आते हैं तो रेड सी से आके सऊदी अरेबियन पेनिनसुला से ऊपर आते हैं पर्शियन गल्फ में, 4,500 किलोमीटर का रास्ता तय करना है। मिड एयर फ्यूलिंग भी हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सवाल ये है कि अमेरिका के सपोर्ट के बगैर तो होगा नहीं। और आपने बड़ा अच्छा बताया कि अमेरिका भी फुली रेडी इसके अंदर है। अमेरिका ने एक सेकंड, दूसरा, थर्ड एंटी एयर डिफेंस सिस्टम भी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इजराइल को दिया है। और वो ऑपरेट कौन कर रहे हैं? 950 सोल्जर्स अमेरिका के ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि अगर ईरान रिटेलिएशन देता है तो वो बैलिस्टिक मिसाइल का उनको खत्म किया जा सके। अब सवाल ये है कि ये मौका देखा जाए तो अगर जिस टाइप से ये चेस के मोहरे सजे हुए हैं, सजे हुए तो नहीं कहना चाहिए, तबाही बहुत होगी इसमें, और इसके अंदर दुनिया भी इन्वॉल्व हो जाएगी। और जब ईरान के ऊपर मार पड़ेगी तो ईरान इधर उधर शुरू कर देगा मर्चेंट शिप्स को, और ऑयल का दाम $100, $115, $120 भी हो सकता है, ये सब हो जाएगा। पर मेरी समझ में रशिया जो है सपोर्ट कर रहा है ईरान को, पर पूरी तरह तैयारी रशिया की नहीं है। तो ये मौका ऐसा है कि इजराइल और यूएस से मिलके, अमेरिका और वेस्टर्न पावर मिलके ईरान को तबाही के कगार में पहुंचा सकते हैं। और उनके न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करते हैं नहीं करते अलग बात है, शायद ना भी करें, पर बुरी तरह अगर तबाही मचा देंगे, ग्राउंड ऑफेंसिव ईरान में तो है ही नहीं, एयर का है, पूरी तरह तबाही मचा देंगे तो एक ईरान को लेसन मिल जाएगा। तो वो दोनों चीज हो जाएंगी कि न्यूक्लियर भी डिस्ट्रॉय किया नहीं, हालांकि करने को आएंगे तो न्यूक्लियर भी हो सकता है, और नहीं अगर इस 2 हफ्ते के अंदर होता है तो रचना जी मेरी समझ में फिर उनका प्रोसेस रहेगा 3 महीने के बाद, जब 20 जनवरी 21 जनवरी को नया प्रेसिडेंट आएगा, चाहे वो कमला हैरिस आती है चाहे ट्रंप आते हैं, और तब तक इनका विचार ये रहेगा कि गवर्नमेंट चेंज कराएं, ईरान में रेजीम चेंज कराएं, गवर्नमेंट चेंज कराएं, तो उससे इनका काम होगा। पर अभी तो जो पल्ला भारी इस बात का ही है कि ये, और ये बात और भी है, जिस टाइप से पूरी तैयारी दिखाई जा रही है, तो क्यों हिजबुल्लाह, ईरान सब कह रहे हैं, ये ना समझें क्या
ये सिल्वर मर गया तो हम ठंडे हो जाएंगे, बल्कि हम और उग्र उग्र हो जाएंगे। तो उसकी तैयारी के लिए, उसको चुप कराने के लिए भी हो सकता है। तो बात किस तरह पलट सकती है, टेम्पररी ट्रूथ पे भी आ सकती है और लड़ाई भी पूरी तरह से छिड़ सकती है। ये मेरा आंकलन है। जिस तरीके से आपने कहा कि लड़ाई और ज्यादा छिड़ सकती है और अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव तक ये मुद्दा जिंदा रहने वाला है। हाँ, जब इलेक्शन ओवर हो जाएंगे, जब ये मालूम हो जाएगा कि कौन है नया प्रेसिडेंट, उसके बाद में चीजें अलग तरीके से, अलग डायरेक्शन में सामने आ सकती हैं। भूषण सर, आप रहिएगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट भी है। इजरायल को रूस ने दे दी है बड़ी चेतावनी। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का बयान सामने आया है, ईरान पर परमाणु हमला विनाशकारी होगा। ये बड़ा अपडेट है क्योंकि रूस खुलकर ईरान का साथ देने की बात कर चुका है। ऐसे में रूस ने इजरायल को दी है बड़ी चेतावनी। पिछले कुछ दिन में खबर ये भी सामने आई थी कि कुछ रूसी ड्रोन्स हैं जिनकी वजह से इजरायल में बड़ी तबाही देखी गई है, क्योंकि ईरान ने इन्हीं रूसी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जिन्हें इंटरसेप्ट नहीं कर पाया एयर डिफेंस सिस्टम, और ये बड़ी तबाही इजरायल में अलग अलग हिस्सों में देखी गई। अब ईरान पर ये जो नज़र है इजरायल की, इसको लेकर रूस ने दी है बड़ी चुनौती, बड़ी धमकी। रूस के डिप्टी फॉरेन अधिकारी हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमला विनाशकारी होगा अगर इजरायल इस तरीके से देखता है ईरान की तरफ। तो ये अलग अलग तरीके से कुछ रिएक्शन है। ईरान पर परमाणु हमला विनाशकारी होगा, ये चेतावनी देते हुए इजरायल को रोकने की बड़ी यहाँ पर कोशिश रूस की है, लेकिन ये कोशिश काम कितने आएगी और अब इन सभी चीज़ों में रूस की चेतावनी को कैसे देखा जा रहा है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इजरायल को रूस ने दे दी है चेतावनी, रूसी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये चेतावनी है। अब ऐसे में अलग अलग तरीके से ये मदद रूस की तरफ से ईरान को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इजरायल को रूस ने चेतावनी जो दी है, ईरानी न्यूक्लियर हमले जिस तरीके से सोचे जा रहे हैं या इजरायल जो प्लानिंग अभी ईरान पर हमले की बना रहा है, उसको लेकर रूस जैसे बीच में दीवार बनकर खड़ा हो गया है और सीधे तौर पर यहाँ चैलेंज दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इजरायल अगर ऐसा करता है तो उसका बड़ा खमियाजा भुगतना होगा। यानी जिस तरीके से इजरायल की प्लानिंग थी ईरान में परमाणु अड्डों पर हमला करने की और वहाँ ज़्यादा नुकसान करने की जहाँ तबाही बड़ी हो, ऐसे में रूस ने दी है ये बड़ी चेतावनी। और इस पूरे युद्ध के हालात में रूस बड़ा मददगार साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है भूषण सर, क्या रियल में वैसा ही होगा? क्या रूस जैसे सपोर्ट की बात कर रहा है वैसा सपोर्ट रूस दे पाएगा ईरान को? रचना जी, मैं नहीं समझता हूँ दे पाएगा। ये इनकी बातें हैं, वो यूक्रेन में भी फंसे हुए हैं बुरी तरह। और नंबर 1, नंबर 2 मैं बता रहा हूँ, जो इजराइल और यूएसए जो है ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करना एक अलग चीज है, न्यूक्लियर अटैक करना एक अलग चीज है। तो मेरा ख्याल है वो कर गुजरेंगे तो रूस में कुछ कर नहीं पाएगा। रूस के सामने ये अगर ऑप्शन रहा, क्योंकि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हमने मतलब रूस ने सपोर्ट की हैं, तो इनको तबाही की गई है, तो हम एक न्यूक्लियर एटम बम छोड़ दें, ऐसा होगा नहीं। तो ये मेरा ख्याल है ये चाल चल भी सकती है कि ये ईरान को मौका है पूरा इनकी न्यूक्लियर पावर को डिस्ट्रॉय करने का, कटिंग पावर है। अभी तो उभर रहे हैं, पूरे 6 महीने साल और लगेंगे जब तक बम बनाएंगे। तो अगर अभी नहीं किया गया, तो अभी नहीं काम की, इनको तबाही नहीं की गई, तो 6 महीने साल के बाद तो न्यूक्लियर पावर बन जाएगी। जब न्यूक्लियर पावर बन जाएगी तो ईरान जो अनस्टेबल कंट्री है, इकोनॉमी डाउन है, तो पूरे दुनिया के लिए खतरा है। तो उस हिसाब से ये लगता है कि ये न्यूक्लियर अगर अटैक ईरान पे होता है, एरियल अटैक ही होगा। और वहाँ एक और चीज है, न्यूक्लियर साइट जो ईरान के हैं वो 100 फीट 150 फीट नीचे है, पहाड़ी के नीचे है। पर यूएसए के पास बराबर है, उनके पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं जो नीचे जाते हैं और नीचे जाके वो फिर एक्सप्लोड होते हैं, डेटोनेट होते हैं। तो ये बात ये है कि इस हिसाब से ये न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर साइट जो ईरान के हैं उन पे भी अटैक होना का काफी पॉसिबिलिटी है। मैं ये समझता हूँ एक चीज और है, आप देखिए 4 साल लगभग हुए हैं बाइडेन साहब को राष्ट्रपति बने हुए, उनकी दुनिया में इमेज क्या है कि बहुत बूढ़े हैं, कर नहीं पाते, भूल जाते हैं, इधर देखते हैं उधर देखते हैं वाली बातें। तो ये उनकी लेगेसी, हर अमेरिकन प्रेसिडेंट की लेगेसी रहती है। तो उन्होंने अगले साल तो आना नहीं, अगली टर्म के लिए तो आना नहीं जनवरी 2025 में। तो लेगेसी बनाने के चक्कर में वो ईरान को तबाही करके जाए, उनका देखो भाई हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को, खतरनाक दुश्मन को तबाह कर दिया है। तो ये भी कैलकुलेशन की रहेगी। तो उस हिसाब से और मोस्ट, अगर आप सेकंड वर्ल्ड वॉर देखें या जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखें, ऐसी मिस कैलकुलेशन, ऐसी पर्सनल ईगो इश्यूज, इन पे चीज आगे बढ़ जाती है। और जहां तक रूस का सवाल आपने पूछा रचना शुरू में, दोबारा मैं कह रहा हूँ, रूस काफी दबा हुआ है। मेरी समझ में नहीं, रूस कुछ भी कह ले,
मेरी समझ में नहीं रूस इसमें ज्यादा दखल दे पाएगा, ईरान को सपोर्ट कर पाएगा। जिस तरीके से आपका आकलन है उसको लेकर अलग अलग तरह से अब कयास भी लगाए जा रहे हैं, और इन सबके बीच में जब इजरायल ने बड़ी कामयाबी हासिल की है इस युद्ध में सिनवार की मौत के तौर पर, इसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। सिनवार की मौत के बाद में हिजबुल्ला आग बबूला हो गया है। सिनवार की मौत के बाद में हिजबुल्ला के हमले की बात सामने आ रही है। हमले तेज हो सकते हैं नॉर्दर्न इजरायल पर। हिजबुल्ला के रॉकेट हमले को लेकर जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि पहले हमास चीफ हानिया का मारा जाना, फिर हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह का मारा जाना, और अब जिस तरीके से सिनवार की मौत हुई है, आईडीएफ चीफ ने सीधे तौर पर कहा कि हमने अपना हमला कर दिया, हमारा हिसाब चुकता हो गया। लेकिन हाँ, ये संदेश भी दे दिया कि अभी युद्ध रुकने वाला नहीं है, युद्ध अभी जारी रहेगा। इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्ला का अटैक, इसको लेकर खबर सामने आ रही है। हमले में इजरायल के 4 सैनिक गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। हिजबुल्ला के हमले में 4 इजरायली सैनिकों के जख्मी होने की खबर। घायलों में मैगलन यूनिट के 3 कमांडो शामिल हैं। हिजब के हमले में आईडीएफ के सैनिक जख्मी हुए हैं। हालांकि बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई हैं कि हमला किया जाएगा, तबाही होगी, बड़ी बर्बादी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान यहाँ होता हुआ नजर आता नहीं। इजरायल या फिर आईडीएफ को यहाँ पर 4 सैनिक जख्मी हुए हैं, बहुत ज़्यादा ये संख्या है नहीं। जिस तरीके से अभी धमकियां चल रही हैं भूषण सर, यहाँ सिनवार का मारा जाना एक बड़ी कामयाबी आईडीएफ के लिए थी भी। बड़ी पीठ थपथपाई बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ की, और ये कहा कि हाँ, हमारा जो हिसाब है वो चुकता हो गया। लेकिन ये भी बता दिया कि ऐसा मत समझना कि सिनवार मारा गया तो यहाँ हिसाब बराबर और युद्ध रुक जाएगा। युद्ध तो जारी रहेगा जब तक हमास हथियार ना डाल दे और जब तक हमारे बंधकों को पूरी तरह से वापस ना कर दे। तो ठीक कह रही हैं आप। आपको पता है सिनवार एक ऐसा आदमी था जो चाहता था कि बिल्कुल इजराइल के साथ नेगोशिएशन ना हो। वॉर के साथ हानि चाह रहा था, पर हानि को तो तबाह कर दिया 2-3 महीने पहले ईरान के अंदर इजराइल ने। तो ये चाह रहा था, ये उसमें मेन रोड़ा था। पर उसके बावजूद भी मेरी समझ में ये नेगोशिएटिंग टेबल पे हमास, हुती और हिजबुल्लाह नहीं आए, ईरान नहीं आएंगे। पर इसके बावजूद मैं ये भी कह दूं आपको, ये दुनिया में देखा गया है, जो मतलब थोथा चना बाजे घना, ये बतौलापन जो है इनका बहुत है। ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये ईरान के और यूएसए की कंबाइंड पावर के सामने खड़े बिल्कुल नहीं हो सकते। तो इसलिए कहने से तो कुछ नहीं होता है। और बिल्कुल ठीक है, जब वो ये सिनवार मारा गया तो इन्होंने रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह ने बढ़ा दिए। ये सब करेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। और दूसरी बात आपने कही कि इजरायली सैनिक मारे गए, ये तो है, ये तो युद्ध की बड़ी कड़वी सच्चाई है कि सैनिक मरते हैं दोनों तरफ। ये तो कई सैनिक, कुछ 100 में, सैकड़ों में मारे गए इजराइल के, अभी तक साल हो गया है लगभग, और उनकी तरफ तो हजारों में मारे गए हैं। तो इसलिए ये तो लड़ाई का बड़ा अनसेवरी, बड़ा गलत, बड़ा दुखद पहलू है। पर ये तो होता ही है, इसके लिए सेक्रीफाइस देना जरूरी होता है। पर मेरी समझ में और लबोलबाब ये है कि मौका अगर ऐसा है, इस मौके में जब सिनवार भी मारा गया और ये सब हिजबुल्लाह भी अंदर प्रेशर में है, उनकी आर्म्स खत्म हो गई हैं, काफी वीकनेस हो गया है, गाजा में हमास में वीकनेस है, हुतीज के ऊपर भी अटैक किया अमेरिका ने, आपको पता है, लास्ट इस वीक 2-4 दिन पहले। तो और हिजबुल्लाह भी वीक है और ईरान भी काफी वीक कंडीशन में है। तो अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये मौका अभी है दुनिया के लिए कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो तबाह किया जाए। इजराइल जो इन सब का मुखिया है, सब हुतीज को 3H को मिला के प्रॉक्सी काम कर रहा है, दुनिया में दखलंदाजी कर रहा है, ये उसको दबाए जाने का बहुत अच्छा मौका है कि मौका दोबारा मिलेगा नहीं। और ये दुनिया को तो ये खत्म करने का बहुत अच्छा मौका है। तो सब चीज आगे बढ़ सकती है। और तभी मेरे को लगता है, जब अभी देख रहे हैं ये नेतन्याहू तो भी कह रहे हैं हमें तो अभी ट्रूस वगैरह नहीं करना है, हम तो आखिरी छोर तक लेके जाएंगे और तबाही खत्म करेंगे। जड़ कहाँ बैठी है? जड़ तो ईरान में है, बाकी तो ब्रांचेस हैं, बाकी तो चैनिया है, चाहे हमास है, हिजबुल्लाह है। तो मेरे को लगता है लबोलबाब ये है, अगले 2 हफ्ते में चीज काफी अगले छोर तक जा सकती, तैयारियां पूरी हैं। आप कह रहे हैं अगले हफ्ते तक ये युद्ध तेज होगा और निर्णायक मोड़ तो तब लेगा ये युद्ध जब अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शंस ओवर हो जाए। इन सब के बीच ही सिनवार की मौत के बाद हमास का बड़ा ऐलान भी यहाँ पर सामने आया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले हानिया का मारा जाना फिर सिनवार का मारा जाना तो हमास चुप रहेगा। हमास के खलील अल हैया का बयान सामने आया, सीज फायर पर ही बंदूकों की वापसी हो सकती है, आईडीएफ को खाली करना होगा गाजा। यानी क्या यहाँ पर बात बनती हुई नजर आ रही है, जो कि आईडीएफ की तरफ से, आईडीएफ चीफ की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया कि युद्ध जारी रहेगा,
हमने सिनवार का खात्मा यानी कि हमने अपना हिसाब जरूर चुकता कर दिया है, लेकिन यहाँ सीज फायर पर बंदूकों की वापसी की बात हो रही है। आईडीएफ को अगर गाजा खाली करना है तो तब ये युद्ध रुक सकता है, सीज फायर हो सकता है। भूषण सर, क्या ये रियल में हो भी सकता है या सिर्फ दिखावा है? बातें हैं, मुजबानी जमा खर्च हो रहा है कि ना तो गाजा वैकेट करेगा इजराइल, और इन तो कहने की बातें। देखिए, ऐसा है कि ये हर नेगोशिएशन के अंदर डबल गेम खेली जाती है कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मुझे ताजमहल चाहिए, 5 स्टार बिल्डिंग चाहिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें। और नेगोशिएशन करने के तरीके हैं ये कहने के, और ये आप तबाही कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर ऑन दी ग्राउंड क्या रियल सिचुएशन, रियल ताकत किसकी किसके पास है वो देखी जाती है, उससे काम होता है। ठीक है, होस्टेज है उनके पास, हमास के पास, पर अभी कितने बचे हैं कितने नहीं बचे कोई जानता नहीं है। और जहां तक मेरे ख्याल में इजराइल, आईडीएफ, नेतन्याहू सब सोच चुके हैं। देखिए, वो सेक्रीफाइस समझा जाए, कितने होस्टेज वापस मिलते हैं नहीं मिलते हम जानते नहीं है, पर वो सेक्रीफाइस समझा जाए, इनकी तबाही, ये नासूर को जड़ से काटा जाए, ऐसा उनका इरादा पक्का है। नहीं तो क्या होगा, 5 साल 7 साल 8 साल के बाद दोबारा ही उभरेगा, फिर कितनी मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी, कितना खर्चा आएगा, कितना नुकसान होगा। तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये मौका ऐसा है मेरी समझ में कि अमेरिका और इजराइल इसको खत्म करने के पीछे लगे हुए हैं, खत्म करके अगले 2 हफ्ते में कर देंगे। बिल्कुल सही बात है कि युद्ध से किसी का भला तो होता नहीं, ऐसे में युद्ध का खात्मा एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन हाँ, अपने अपने स्वार्थ के चलते या अपनी अपनी अकड़ के जरिए इसे जिंदा रखा जा रहा है। लेकिन हाँ, सोल्यूशन पर बात हो, ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है, जिसका इशारा भी भूषण सर ने दिया।